हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं अथवा इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है आपका, हड़प्पा सभ्यता की नगर निर्माण योजना के बारे में बताइए, या मोहनजोदड़ो की नगर निर्माण योजना के बारे में बताइए। ये तीनों क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके इस एक ही क्वेश्चन में तैयार हो जाएंगे, तो आप इसको ध्यान से सुनिए और इसके पॉइंट्स साथ साथ में लिख कर याद कर लेना। सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन देखते हैं हम, इसकी भूमिका जो आपने लिखनी है। हड़प्पा सभ्यता निश्चित रूप से एक उच्च कोटि की नगरीय सभ्यता थी, यानी इसमें जितने भी साइट्स हमें मिले हैं सभी नगर थे या छोटी बस्तियां थी जो नगरों की ही तरह थी। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से प्राप्त साक्ष्यों व तथ्यों से ये प्रमाणित हो चुका है, साबित हो चुका है कि इस सभ्यता के नगर व कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए गए थे, यानी एक प्लान के तहत बसाए गए थे। इसके प्रमुख नगरों हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगन, राखीगढ़ी आदि से प्राप्त भग्नावशेषों, जो कि भवनों के अवशेष होते हैं, उनसे हम इस नगरीय सभ्यता की मुख्य विशेषताएं ऐसे निर्धारित कर सकते हैं। जो इसके मेन पॉइंट्स है स्टूडेंट्स, वो मैं अलग अलग बताऊंगी। इसका सबसे पहला पॉइंट बनता है नगरीय व्यवस्था, यानी हड़प्पा सभ्यता की पहली विशेषता थी कि ये एक नागरिक सभ्यता थी, यानी इसमें सारे नगर पाए गए हैं, कोई भी गांव नहीं मिला है। और इसके जो नगर थे उनकी क्या विशेषताएं थी? हर एक नगर, लगभग सभी नगर एक जैसे थे, एक धोलावीरा को छोड़कर जो 3 भागों में बटा था, बाकी सभी नगर 2 भागों में विभाजित पाए गए हैं। एक भाग पश्चिमी नगर, जिसे नगर दुर्ग भी कहा जाता था, जो कि चारों ओर पर कोटा यानी किले से घिरा हुआ था। दूसरा पूर्वी नगर यानी निचला शहर जिसको बोला जाता था, निचला नगर इसको बोला जाता था। 2 भागों में इस तरह से नगर बटे हुए थे। दूसरी विशेषता थी नगरीय विशेषता की, नगर दुर्ग में बड़े भवन, विशाल स्नानागार, अन्नागार, प्रार्थना भवन और सभा भवन मिले हैं, यानी जो बड़े बड़े जो भवन थे वो इस नगर दुर्ग में मिले हैं। कुछ अन्य जो नगर हैं स्टूडेंट्स, उनकी विशेषताएं भी मैं इसी के साथ बताती हूँ। उन नगरों की क्या विशेषताएं अलग अलग नगरों की, जैसे कालीबंगन की नगर योजना कैसी थी? यहाँ पर दोनों ही भागों को सुरक्षित दीवार से घेरा हुआ था, यानी परकोटा से घेरा हुआ था, पूर्वी नगर भी और पश्चिमी नगर को भी। फिर 4th पॉइंट है धोलावीरा की नगर योजना। एक धोलावीरा ऐसा नगर था जिसमें 3 भाग थे, यानी 3 भागों में ये नगर बटा हुआ था, नगर दुर्ग, मध्यम नगर और निचला शहर। लोथल नगर की योजना अलग थी, यहाँ पे विशाल जलकुंड मिला है जो कि एक बंदरगाह थी। नगर दुर्ग में समृद्ध लोग रहते थे और निचले शहर में गरीब लोग निवास करते थे। और ये जो सभ्यता थी, ये यहाँ के जो नगर थे वो सभी व्यापार प्रधान थे, यानी जो व्यापारिक नगर होते हैं, जो वस्तुएं व्यापारिक नगरों में होती हैं वो इन नगरों से प्राप्त हुई हैं, जैसे मनके, आभूषण, मोहरें। नगरों की योजना की तरह ही इनको बनाया गया था और दूसरे देशों की वस्तुएं भी यहाँ से मिली हैं। अब दूसरी जो इसकी विशेषता है वो है भवन, यानी हड़प्पा सभ्यता के भवन कैसे बने होते थे। हड़प्पा सभ्यता के भवन का एक छोटा सा मैप स्टूडेंट्स मैंने यहाँ बनाया है, जो कि पिछली वीडियो में मैंने शेयर किया था तुम्हें। यहाँ फिर से तुम्हें बता रही हूँ कि कैसे वो घर बने होते थे। स्टूडेंट्स, ऐसे आप देखेंगे कि इस तरह से घर बना होता था और ये इसका मुख्य जो द्वार होता था यहाँ से शुरू होता था, और इस मुख्य द्वार के बिल्कुल सामने एक दीवार खींची होती थी। ऐसा शायद इसलिए होगा क्योंकि इनको जो है एकांत प्रिय थे ये लोग, इनको एकांतता पसंद थी। ये जो है बिल्कुल सीधे इनके जो घर के द्वार थे वो अंदर तक इसमें से नहीं दिखता था, और घर में 5 या 6 कमरे या 4 या 5 कमरे ऐसे हर एक घर में मिले हैं, यानी घर बड़े बड़े थे। बीच में एक आंगन बना होता था जिसमें एक स्नानागार होता था, एक कुआं होता था, एक रसोई घर बना होता था, और ये आंगन नीचा और कच्चा होता था। स्टूडेंट्स, कई घरों में सीढ़ियां भी मिली हैं और ऊपरी मंजिल भी बनी हुई मिली है, और खिड़कियां ऊपरी मंजिल पर ही पाई गई हैं। निचली जो मंजिल थी उसमें कोई भी खिड़की बाहर की ओर गली में नहीं खुलती थी। अब इन भवनों की ओर क्या विशेषता थी कि इन भवनों में 4 से 5 या इससे ज्यादा कमरे होते थे। मुख्य द्वार के सामने दीवार बनी होती थी, आंगन में रसोई घर या स्नानागार और कुआं भी बना होता था। घर की नाली गली की नालियों में गिरती थी और भवन पक्की ईंटों से बने होते थे, यानी ये जो घर की नाली है ये जो है इस गली की नाली में जाकर गिरती थी। अब है इस सभ्यता की सड़कें, यानी हड़प्पा सभ्यता की जो सड़कें थी वो पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार ही बनी होती थी, जैसे नगर बने होते थे। यानी पहले जो है किसी भी भवन का पहले उसका पूरा मैप बनाया जाता था, नक्शा बनाया जाता था, सड़कें बनाई जाती थी और फिर जो है भवन बनाए जाते थे। और सड़कें और नालियां जो थी और गलियां थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जैसे
ये यहाँ पर छोटा सा एक सड़क ग्रिड पद्धति के अनुसार कैसे बनी होती थी, जैसे ये जो है गली है और इसके अंदर जो घर बने हुए थे वो ऐसे एक दूसरे को ऐसे समकोण पर काटती थी इस तरह से, और ये जो मेन सड़क है ये सड़क इसको आके ऐसे समकोण पर काटती थी, और ये उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम ऐसे सीधी जो है बनी होती थी। सड़कें पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की तरफ जाती थी, सीधी जाती थी। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क 10.5 मीटर पाई गई है, जिसे प्रथम सड़क भी कहा गया है। इसे पुरातत्वविद राजपथ भी कहते हैं। अन्य जो सड़क होती थी वो 3.6 से लेकर 4 मीटर तक की चौड़ी होती थी। गलियां एवं गलियारे 1.2 मीटर या इससे अधिक चौड़े होते थे। सड़कों, गलियों और नालियों की व्यवस्था के लिए नगर पालिका जैसी प्रशासनिक व्यवस्था रही होगी, क्योंकि जितने भी हमें नगर मिले हैं उनमें लगभग एक जैसी ही व्यवस्था मिली है, भवनों की, सड़कों की, नालियों की, जो कि एक जैसी प्रशासनिक व्यवस्था ही ऐसा बना सकती है। फोर्थ पॉइंट है इसका स्टूडेंट्स, नालियों की व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता में कैसे की गई थी। नालियों की जो व्यवस्था है स्टूडेंट्स वो इतनी अच्छी बनी हुई थी, इतनी अच्छे तरीके से वैज्ञानिक ढंग से की हुई थी, जिसकी प्रशंसा विदेशी जो विद्वान है उन्होंने भी की है। यानी जैसे आप देखेंगे जो मैंने नालियाँ ग्रिड पद्धति के अनुसार बनाई है, ये चौड़ी जो सड़क है स्टूडेंट्स ये आपस में समकोण पर काट रही हैं। ये अंदर की ओर गलियां हैं जहाँ घर बने हुए हैं, इन घरों की नालियाँ इन गली की नालियों में आकर गिरती हैं और फिर ये सड़क पर, और ये सड़क मुख्य सड़क पर आकर मेन जो होल यहाँ पे होज मिले हैं उनमें गिरती थी, और इनके ऊपर ईंटें ढकी हुई थी ताकि जब सफाई करनी हो तो इन ईंटों को आसानी से हटाया जा सके, और इन होज के ऊपर भी इस तरह से ढक्कन लगे हुए थे ताकि सफाई के समय इनको उठाया जा सके। यानी ये लोग सफाई का विशेष ध्यान रखते थे। तो इसको देख के भी आप इसके पॉइंट्स लिख सकते हैं, जैसे वैज्ञानिक ढंग से व्यवस्था की गई थी नालियों की। घर की नाली बाहर की गली की नाली में गिरती थी, गली की नाली सड़क की नाली से जुड़ी होती थी, और सड़क की नाली शहर के किसी बड़े नाले में जाकर गिरती थी। नालियाँ पक्की ईंटों से बनी होती थी, चाहे घर वहाँ के कहीं कहीं पर कच्ची ईंटों के मिले हैं, लेकिन नालियाँ सभी पक्की ईंटों से बनी होती थी। यह वहाँ की एक विशेषता रही है। ग्रिड पद्धति को अपनाया गया, यानी ग्रिड पद्धति क्या होती है, सभी नालियाँ एक दूसरे से जुड़ी होती थी, छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, इस तरह से एक जाल बना हुआ था। नालियाँ जो होती थी ईंटों से इस प्रकार ढकी हुई थी जिन्हें सफाई करते समय हटाया जा सकता था, और जो नालियाँ ईंटों से ढकी थी वे ईंटें थोड़ी दूसरी ईंटों से बड़ी होती थी। लंबे नालों में कुछ कुछ दूरियों पर सफाई के लिए होदियाँ बनाई गई थी। नालियों की उत्तम व्यवस्था से ज्ञात होता है कि वे सफाई का विशेष ध्यान रखते थे। नालियों के बारे में अर्नेस्ट मैके लिखते हैं कि निश्चित रूप से अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है, यानी जो हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है नालियों की वो सबसे संपूर्ण है और विकसित है और प्राचीन है। जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं उन सबसे ज़्यादा विकसित हड़प्पा सभ्यता की नालियों की व्यवस्था मिलती है। 8वां इसका पॉइंट है, यह प्रबंध केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं था बल्कि छोटी बस्तियों में भी बनाया गया था। यानी जो नालियों की व्यवस्था थी, भवनों की व्यवस्था थी, जो प्लानिंग से बनाए जाते थे, सड़कें, गलियां, ये बड़े बड़े शहरों में ही नहीं छोटी बस्तियों में भी एक ही तरीके से बनाए गए थे। अब है स्टूडेंट्स हड़प्पा सभ्यता की ईंटें, जो कि उस समय की ईंटें, पक्की ईंटें भी हमें मिली हैं और कच्ची ईंटें भी मिली हैं, वो कैसी होती थी। सभी नगरों व बस्तियों में ईंटों का प्रयोग किया गया था। जितने भी नगर पाए गए हैं वो ईंटों से बने हुए घर वहाँ पे मिले हैं, नालियाँ मिली हैं, सड़कें मिली हैं। ईंटें पक्की भी थी और कच्ची भी थी, दोनों प्रकार की मिली हैं। ईंटों का अनुपात 1:2:4 है, यानी जो ऊंचाई थी ईंट की, जैसे ये है, ये 1 है, और ये चौड़ाई इस ऊंचाई की 2 गुना है, और ये जो लंबाई है ये इस ऊंचाई की 4 गुना है, यानी 1:2:4 इस तरह से ईंट बनी हुई थी। इन ईंटों का मुख्य आकार होता था 20.5 इंच गुना 10.5 इंच गुना 3.25 इंच होता था। तो इन नालियों को ढकने के लिए बड़ी ईंटों का प्रयोग किया जाता था, जो कि पक्की ईंटें होती थी। चबूतरों का निर्माण कच्ची ईंटों द्वारा किया जाता था, यानी जो दुर्ग होते थे, जो वहाँ का पश्चिमी नगर होता था, वो चबूतरों पर बनाया जाता था, और उन चबूतरों को बनाने के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता था, और मकानों को बनाने के लिए लगभग पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। तो स्टूडेंट्स हड़प्पा सभ्यता के कुछ अन्य भवन भी थे, जिनमें सबसे पहले आता है विशाल स्नानागार। मोहनजोदड़ो में एक बहुत बड़ा विशाल स्नानागार मिला है। बच्चों आप इसका एक चित्र बनाया है मैंने, वो देख सकते हैं। ये स्नानागार 180 फुट लंबा और 108 फुट चौड़ा था,
और इसके अंदर एक तालाब बना हुआ था जिसकी लंबाई 39 फुट थी और इसकी चौड़ाई 23 फुट थी और इसकी गहराई 8 फुट थी। तो स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही विशिष्ट स्नानागार मिला है उस समय का। तालाब के अंदर जाने के लिए उत्तर व दक्षिणी छोरों पर सीढ़ियां बनी हुई थी, यानी जो इसके उत्तर और दक्षिणी जो ये किनारे थे इन पर सीढ़ियां बनी हुई थी ताकि तालाब के अंदर जाकर जो है लोग स्नान कर सकें। तालाब के गंदे पानी की निकासी के लिए नाली की व्यवस्था की हुई थी और जो तालाब का गंदा पानी हो जाता था जब, तो यहाँ पर एक जो है नाली बनी हुई थी जिसके द्वारा उस गंदे पानी को बाहर निकाला जा सकता था। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इसके अंदर 6 प्रवेश द्वार हैं जिनके साथ 8 कमरे बने हुए हैं। शायद ये जब भी कोई सार्वजनिक समारोह होता होगा और लोग वहाँ स्नान करते होंगे तो वहाँ उनके कपड़े बदलने के लिए व्यवस्था वहाँ पर की गई होगी। इसके तीनों और कमरे बने हैं जिनमें से एक में एक बड़ा कुआं था जो तालाब भरने के काम आता होगा। जो तालाब था इसके 3 और कमरे बने हुए थे और तालाब के पास एक जो है स्नानागार के पास एक कुआं था जो कि पानी भरने के काम आता होगा जब उसका गंदा पानी बाहर निकाल दिया जाता होगा। और इसकी विशेषता थी बच्चों कि तालाब के किनारों पर ईंटों को जमाकर जिप्सम के गारे के प्रयोग से पक्का किया गया था, यानी जो तालाब था उसमें पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था और जिप्सम के साथ उसको इतना पक्का किया गया था अंदर से ताकि वो पानी रिस न सके। इसके अलावा वहाँ से एक मिला है अन्नागार। मोहनजोदड़ो में माल गोदाम या अनाज रखने का कोठार वहाँ की सबसे विशाल इमारत है, यानी एक तो मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिला है और उसके साइड में ही एक अन्नागार मिला है जहाँ पर जो एक्स्ट्रा जो अनाज होता होगा उसको रखा जाता था। इसकी लंबाई है 45.71 मीटर और इसकी लंबाई है 15.23 यानी 23 मीटर ये चौड़ा है। इसका निचला हिस्सा ईंटों से बना हुआ है जो आज भी बचा हुआ है और पुरातत्वविदों के अनुसार ऊपरी हिस्सा शायद लकड़ी का था जो नष्ट हो चुका है। इसी तरह जैसे मोहनजोदड़ो में एक अन्नागार मिला है, ऐसे ही हड़प्पा में भी एक अन्नागार मिला है जिसकी लंबाई है 169 फुट और इसकी चौड़ाई है 135 फुट। इसी तरह के भवन लोथल और कालीबंगन में भी मिले हैं जहाँ पर अनाज रखा जाता था। तो इन सब चीज़ों से हम देख सकते हैं, हमें ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अनाज को सरकार द्वारा सुरक्षित रखने के लिए अन्नागार बनाए जाते थे और सरकार किसानों से अतिरिक्त अनाज या कर के रूप में जो अनाज लेती थी वो यहाँ रखती थी और जो विपदा यानी संकट के समय लोगों को बांटा जाता था। इसके अलावा बच्चों एक विशाल भवन और मिला है मोहनजोदड़ो में जो ऊंचा दुर्ग है वहीं पर। ये जो भवन है 230 फुट लंबा है और 78 फुट चौड़ा है। इसी में 20 स्तंभों वाला विशाल हाल बना हुआ है जो 90 फुट लंबा है और 90 फुट चौड़ा है। और पुरातत्वविदों के अनुसार यह भवन राज्य के किसी उच्च अधिकारी या पुरोहित का होगा, यानी उनकी संभावना है कि शायद ये जो भवन है या तो किसी उच्च अधिकारी का होगा या किसी पुरोहित का होगा। यहाँ पर सभा का आयोजन किया जाता होगा, यानी जो विशाल भवन मिला है यहाँ पर विशेष सभा बुलाई जाती होगी, तभी जो है इतना बड़ा जो हॉल बना है 20 स्तंभों वाला वो बनाया गया होगा या किसी विशिष्ट अवसरों पर इसका प्रयोग किया जाता होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से जलाशय तथा डाक यार्ड जिसे गोदी भी कहा जाता है, बंदरगाह जहाँ पर आकर जहाज रुकते हैं या जहाँ से चलते हैं, ये लोथल से मिला है। कुछ अन्य चीज़ें भी यहाँ से अन्य संरचनाएं भी मिली हैं। धोलावीरा से एक विशाल जलाशय या तालाब मिला है जिसकी लंबाई है 80.4 मीटर और चौड़ाई है 12 मीटर और इसके अंदर 7.5 मीटर गहरा जो है अंदर कुंड बना हुआ है जिसमें जल संग्रहण किया जाता होगा, यानी ये जो जलाशय है जल संग्रहण के काम आता होगा। लोथल में डाक यार्ड मिला है, गोदी भी जिसे बोला जाता है और इसे बंदरगाह भी बोला जाता है, ये मिला है और ये डाक यार्ड पक्की ईंटों से बनाया गया है। यह 214 मीटर लंबा, 36 मीटर चौड़ा और 5.5 मीटर गहरा है। यह डाक यार्ड एक जल मार्ग से पास की खाड़ी से जुड़ा हुआ है। अब है बच्चों इसकी इस सभ्यता की कुछ अन्य विशेषताएं। जैसे ये सभ्यता व्यापार प्रधान सभ्यता थी। व्यापार प्रधान कैसे थी कि सभी नगरों से व्यापार संबंधित सामग्री प्राप्त हुई है, जैसे कारखानों का मिलना जहाँ पर बहुत सारी चीजें बनती हैं, नगरों में वस्तु निर्माण की कार्यशालाएं मिलना जो कि एक व्यापार प्रधान नगर में ही मिलती है। तो सभी नगरों में लगभग ऐसी कुछ चीजें मिली हैं जहाँ से चीजें बनती थी, इसलिए इस सभ्यता को व्यापार प्रधान सभ्यता भी बोला जाता है। इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी इसकी विशेषता है, कांस्य युगीन सभ्यता भी इसको बोला जाता है। क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीजें कांस्य की मिली है, बर्तन, खिलौने, औजार इत्यादि।
कांसा बच्चों तांबा और टीन को मिलाकर कांसा एक मिश्र धातु, एक नई धातु बनाई जाती थी। और पुरातात्विक जितनी खुदाई हुई है हड़प्पा सभ्यता की, वहाँ से जो बर्तन, कांसे के खिलौने और औजार, मूर्तियाँ बहुत अधिक मात्रा में मिले हैं, इसलिए ये सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता भी कही जाती है। इसी सभ्यता की एक और विशेषता है आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता क्या होती है स्टूडेंट? इसमें क्या होता है, इस सभ्यता से कोई भी जो सभ्यता है उससे रिलेटेड उसमें लिखी गई चीज़ें तो हमें मिलती हैं, लेकिन उसे हम पढ़ नहीं पाते, तो उसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है। और हड़प्पा सभ्यता में भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि इस सभ्यता की लिपि चित्रात्मक है, जो पढ़ी नहीं गई है अभी तक। जिस सभ्यता की लिखित जानकारी तो हो पर पढ़ी न जा सके उसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहते हैं। तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी है। विस्तृत और विकसित सभ्यता, यानी अब तक की ये जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं उनमें सबसे ज़्यादा बड़ी, इसका विस्तार सबसे ज़्यादा है और ये विकसित सभ्यता है। मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि इसकी समकालीन सभ्यता थी, अगर उनको जोड़ दिया जाए और उनके जोड़ को 12 से मल्टीप्लाई किया जाए तो उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का विस्तार बनता है। यानी इतनी बड़ी सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता, सबसे विस्तृत सभ्यता मानी गई है उस समय की। खुदाई से प्राप्त भवन निर्माण योजना, नगर योजना, शिल्पकला के नमूने, इनके आधार पर जो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें मिली हैं वो एक विकसित सभ्यता के ही प्रमाण हैं। यानी एक विस्तृत और विकसित सभ्यता रही थी हमारी जो सबसे प्राचीन सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। तो स्टूडेंट्स, इसकी ये कुछ विशेषताएं थी जो मैंने तुम्हें शेयर की हैं, और इसको अच्छे से लिखना और फिर इसको याद करना।